हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, और पोरोसिस मतलब छेद हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में बोन की डेंसिटी घट रही हो ना, उसमें पोर्स पाए जा रहे हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखो इसको जनरली समझते हैं क्या होता है। तो देखो बोन के अंदर ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने एक हरा से बना एक लाल से, सिंपल सी बात है। ये अच्छा सेल होगा, ये गंदा सेल होगा, मतलब क्या। ऑस्टियोब्लास्ट क्या कराता है, बोन को फॉर्म कराता है, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या कराता है, बोन को ब्रेक कराता है। कैसे भाई, बोन रिजॉर्प्शन, मतलब उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो दो सेल्स हो गए अपने पास, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रखा है, तो उसमें क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखा होगा, मतलब क्या, जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है, सिंपल। पर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपका बोन फॉर्मेशन से ज़्यादा क्या हो जाता है, बोन रिजॉर्प्शन, सिंपल सी बात है, कैल्शियम उसमें घटता जाता है, मतलब खराब हो रहा है बोन। तो इसके कारण क्या हुआ, रिजॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो बोन का मास घट रहा होगा। बोन का मास घट रहा होगा तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, उसको लिखना है तो लिखो, वरना इसको सीधे डायरेक्टली बोल देना कि बोन का मास घट रहा है। मास घट रहा है तो उसका ट्रेबिकुलाइज होता है ना बीच के वो अपने पासिंग कैनाल्स, वो सब छोटे होते जाते हैं, और कॉर्टिकल मास, बोन का मास भी घटते जा रहा है। तो अंत में नेट नेट क्या हो रहा है कि आपका बोन फ्रेजाइल हो रहा है। सिंपल से याद कर लो कि बोन का मास घट रहा है तो आपका बोन फ्रेजाइल हो जा रहा है। अब फ्रेजाइल हो गया, सिंपल सी बात है, तो फिर क्या, फ्रैक्चर आसान हो जाएगा। तो यही इसी कंडीशन को अपन लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों बैलेंस थे, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज इक्वल टू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब क्या, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जा रहा है, तो बोन का मास घट रहा है, बोन कमज़ोर हो रही है, तो फ्रैक्चर जल्दी हो जा रहा है। तो ये ज़्यादातर फ्रैक्चर कहाँ पाया जाता है, इसको अपन लोग WHO से याद कर सकते हैं। डब्ल्यू मतलब क्या, रिस्ट, एच मतलब क्या, हिप, और ओ मतलब क्या, वर्टिब्रा, ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा। इन तीन जगह पे पाया जा सकता है। तो भाई इस पर क्या, कॉलेज फ्रैक्चर होता है, हिप में कहाँ, हिप में नेक ऑफ फीमर में फ्रैक्चर हो सकता है, और ये ऑस्टियोपोरोटिक। ये इंट्रोडक्शन है, तो इसको याद करो ना करो, बस ये ऑस्टियोपोरोसिस का आपको मेन याद होना चाहिए इसमें पूरे को, और ये दो सेल्स होते हैं इतना। तो चलो, कारण क्या क्या हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का, मेन दो ही होते हैं। देखो मैंने ये फोटो क्यों लगाया है आंटी का, ये बुढ़ी है, मतलब क्या, ओल्ड एज, और दूसरा क्या, पोस्ट मेनोपॉजल, इनका मेनोपॉज तो आ ही चुका होगा ना, तो वही। तो देखो अगर प्री मेनोपॉजल वोमेन है ना, तो उसमें क्या होगा, इस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस्ट्रोजन का काम क्या होता है, वो ऑस्टियोक्लास्ट को दबाता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या था, बोन को तोड़ता था, तो ऑस्टियोक्लास्ट को दबा दिया तो बोन रिजॉर्प्शन घट जाएगा, तो बोन में डेंसिटी बढ़ा रहेगा। लेकिन मेनोपॉज आ गया ना, तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन घटने लग जाता है। तो एस्ट्रोजन घटा, तो जो उसको दबा रहा था ऑस्टियोक्लास्ट को, दबाने वाला नहीं रहा, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट हो गया तो बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, सिंपल। तो इसीलिए पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन में आपको ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाएगा, सिंपल। और ओल्ड एज के साथ साथ क्या होता है, अब ओल्ड एज मैंने क्यों बताया, उसमें क्या होता है, अपन खाना अच्छे से खा नहीं रहा है और एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, तो इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम दिक्कत है, और साथ में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नेचुरली भी ओल्ड एज के साथ बढ़ रही होती है, मतलब बूढ़ों में भी, मतलब चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, दोनों में बढ़ रही है इस कारण से, ठीक है ना। तो चलो चालू हो गया। अब अपन लोग देखते हैं क्या, ये बड़ा हुआ साइन से क्या दिखा रहा है, बड़ा हुआ साइन मतलब क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन के कारण भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के कारण भी, ठीक है ना। तो ये अपना कॉज समझ में आया, क्या क्या हुआ, पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन, इस फोटो से दो निकाल लो, पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन और ओल्ड एज, ठीक है ना। उसके बाद बड़े हुए एरो से अपन लोग क्या याद कर लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सिंपल। तो देखो कॉज समझ में आ गया, अपन क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो सेल्स को पढ़े, एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक ऑस्टियोक्लास्ट, एक बनाने वाले और एक तोड़ने वाले। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा था, क्योंकि तोड़ने वाले की पावर बढ़ गई थी, मतलब बोन रिऑप्शन बढ़ जा रहा था। फ्रैक्चर ज़्यादातर कहाँ दिख रहा है, WHO। डब्ल्यू मतलब क्या, रिस्ट, एच मतलब क्या, हिप, और ओ मतलब क्या, ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा। कॉज समझ में आ गया, बुड्ढी को याद कर लो और एरो को याद कर लो। अब ड्रग्स देखो, तो ड्रग्स को मैंने ना 3 क्लास में बांटा है, इससे याद कर लो। जो एरो, ये जो डायग्राम्स है ना, उनसे ये क्रॉस बनाए हो ना, मतलब क्या, प्रिवेंट बोन लॉस, ठीक है ना, ये प्रिवेंट करने का साइन है। और सपोर्ट बोन फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये बोन लॉस को प्रिवेंट करा रहा है, बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट कराने वाले, या तो फिर ये लड़की से अपन लोग एस्ट्रोजन याद कर सकते हैं ना, तो एस्ट्रोजन रिलेटेड 3 चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो बोन लॉस को जो प्रिवेंट करा रहा होगा ना, उसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, 20 नंबर याद होता है, 20, तो 20 से याद कर लो बिसफॉस्फोनेट, वैसे ये याद ही होता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो 20 नंबर से याद कर लो बिसफॉस्फोनेट, और इसको अपन लोग अच्छे से भी पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी ड्रग है इसका। तो बिसफॉस्फोनेट, ठीक है ना। दूसरा अपना क्या है, डेन से याद कर लो, डेनोसुमैब, ठीक है ना, डेनोसुमैब। और ये देखो दो याद कर लिए, और ये दो खुद से रटने का दे लो, इन दोनों को तो मैंने याद करा दिया, 20 से और डेन से। इनको याद कर लो, स्ट्रॉन्सियम, रेनालेट और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन के बारे में तो सुने ही होगे। तो देखो बोन लॉस के अंदर अपने पास 4 ड्रग आ गए, 20 से याद कर लिए बिसफॉस्फोनेट, डेन से याद कर लिए डेनोसुमैब, और ये मैप से ही समझ में आ रहा होगा, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, स्ट्रॉन्सियम, रेनालेट और कैल्सीटोनिन। अब जो बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करा रहा होगा, इसमें सिंपल ड्रग्स ही आते हैं, जैसे कि देखो कैल्शियम और विटामिन डी तो आपको पता ही होगा, तो ये सिंपल है, ये बोन फॉर्मेशन कराएगा, तो सबको ही पता है कि आपको इसकी गोलियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, क्योंकि इसमें
पाया जा रहा है। ठीक है, साथ में देखो ये मैंने टाइड बना दिया, पर अगर इसको नहीं भी याद करते हो तो भी याद हो जाएगा। कैसे? जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, जैसे कोई यहाँ पे कैल्सीटोनिन का इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पे कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म को ही अपन लोग कहते हैं टेरिपेराटाइड। तो टेरिपेराटाइड हो गया। तो यहाँ पे 4 ड्रग्स हो गए, बिसफॉस्फोनेट, डेनोसुमैब, स्ट्रॉन्सियम रेनिलेट और कैल्सीटोनिन। जबकि बोन फॉर्मेशन में कौन कौन से हुआ? एक तो जो खाने में अपन लोग खा सकते हैं, मतलब कैल्शियम, विटामिन डी, और ये टेरिपेराटाइड। अब देखो इस्ट्रोजन रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो हार्मोन दे दो, मतलब क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। और एक स्पर्म से याद कर सकते हो सर्म। सर्म मतलब क्या? सेलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिंपल। तो अपना ड्रग का क्लासिफिकेशन समझिए। 3 मेजर क्राइटेरिया क्या हुआ? या तो बोन लॉस को प्रिवेंट कराओ, अगर बोन लॉस हो रहा है तो या तो सपोर्ट करवाओ उसको ग्रोथ को, या तो फिर इस्ट्रोजन रिलेटेड। तो बोन लॉस को प्रिवेंट कौन कौन करा रहा है? एक तो बी से याद कर लो बिसफॉस्फोनेट, वो कहाँ पे? डेन में, मतलब डेनोसुमैब। और 2 ऐसे याद कर लो, स्ट्रॉन्सियम रेनिलेट और कैल्सीटोनिन। बोन फॉर्मेशन कौन करवा रहा होगा? खाने में ले रहे हैं कैल्शियम और विटामिन डी, और टाइड से याद कर लो टेरिपेराटाइड। और एस्ट्रोजन रिलेटेड क्या है? हम लोग उसको दे रहे हैं हार्मोन, तो मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और स्पर्म से याद कर लो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिंपल। तो चलो, अब अपने पास वही 3 ड्रग्स है ना, उन्हीं 3 को अपन लोग यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पढ़ रहे हैं। जैसे कि अपना बोन लॉस को प्रिवेंट कराने के लिए, तो देखो जो जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे ना, इसमें से 2 ड्रग को अच्छे से पढ़ लेना अपने को। एक तो ये बिसफॉस्फोनेट वाले को 20 से जो याद किए थे, और एक स्पर्म वाले से जो SCRM को याद किए थे, उसको याद कर लेना है। तो देखो बोन लॉस में सबसे मेन क्या था? बिसफॉस्फोनेट। तो देखो उसका काम देखते हैं। ये जो लिखा है ना, एनालॉग ऑफ पायरोफॉस्फेट, ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी क्या है अपना? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ड्रग का, एलेंड्रोनेट लेते हैं। इसके ना अभी हम लोग इसका ड्रग का नाम याद कराऊंगा मैं, पर अभी समझ लो एलेंड्रोनेट इसके अंदर एक एग्जांपल है। तो एलेंड्रोनेट, ठीक है ना। तो ये एलेंड्रोनेट का क्या एफिशिएंसी होगा इसका? मतलब इसका पावर ये है कि ये कैल्शियम के लिए हाई एफिनिटी रखता है, कि जहाँ भी होता है कैल्शियम, बोलता है अरे दोस्त आ जाता हूँ मैं तुम्हारे पास, तो कैल्शियम के पास चिपकने की कोशिश करता है। तो मतलब बेसिकली बोन में कैल्शियम होता है, तो बोन में पहुंचा। अब बोन में भी वो कौन से एरिया में जाता है? जहाँ पे बोन रिएक्शन चल रहा होगा, मतलब जहाँ पे खुदाई चल रही होगी कैल्शियम की, तो वहाँ पे पहुँचता है। तो जब वहाँ पहुँचते तो देखता है अच्छा यहाँ तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, तो वहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है। किससे? ऑस्टियोक्लास्ट सेल से। अभी मैंने ऑस्टियोक्लास्ट सेल को पीला बनाया, क्यों? ये समझ लो, क्योंकि इसमें क्या करता है ये जाके अपना ये जो एलेंड्रोनेट है, ये जाके क्या करेगा? इससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। कैसे? बाय इंटरफेयरिंग इन इट्स मेवोलेनेट पाथवे। तो कोलेस्ट्रॉल पीला होता है, तो इसलिए मैंने इसको पीला बना दिया, ताकि याद रहे कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो हो रहा है वही इनिबिट हो रहा है। कैसे? बाय हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस इन मेवोलेनेट पाथवे। जब वो इंटरफेयर हुआ तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना नॉर्मल नहीं रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा? डिसफंक्शनल ऑस्टियोक्लास्ट। और उसका काम क्या था? बेसिकली अपना बोन रिजॉर्प्शन कराना, तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगा। तो क्या, और साथ में फिर इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब काम कहीं नहीं है, इसका जो काम था वो कर ही नहीं रहा है, तो इसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो अपना ऑस्टियोक्लास्ट मर गया। तो सिंपल सी बात है। तो ये सब किस कैटेगरी में आता था? स्टॉप बोन लॉस। बोन लॉस को स्टॉप कर दिया ना, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट को ही मार दिया अपन लोग, सिंपल। तो क्या हुआ? एलेंड्रोनेट था, कैल्शियम के से प्यार था, तो पहुंचा कि अच्छा बोन में। बोन में भी किस एरिया में पहुंचा? जहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हो रहा था, वहाँ गया तो कौन सा सेल पाया गया आपको? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को कैसे इनिबिट किया? उसके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनिबिट करके, उसके मेवोलेंट पाथवे को इंटरफेयर करके, सिंपल। और फिर उसका एपोप्टोसिस करा दिया। तो इसको यूज़ क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऑस्टियोपोरोसिस ही होगा। और दूसरा हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है। क्यों? देखो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कराता है? बोन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। बोन रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है? कैल्शियम इसका अब्जॉर्ब करेगा बोन का, और कहाँ डाल देगा? ब्लड में। तो ब्लड में तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है ना, उस कारण से। तो अगर इसको रोक देंगे तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो ब्लड में कैल्शियम आएगा ही नहीं। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है, और हाइपर कैल्सीमिया को भी ठीक कर सकता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या हो सकता है? या तो पोस्ट मेनोपॉजल जो अपन लोग पढ़ के आए, या तो दवाई होता है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी वही करवाता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको रोकने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, ये हाइपर कैल्सीमिया किस कारण से हो सकता है? या तो आपको मैलिग्नेंट कंडीशन है, कैंसर से, उसमें समझ में भी आता है। दूसरा क्या कंडीशन है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। पैराथायरॉइड हार्मोन का भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी एक्शन कैसे होता है। पर पैराथायरॉइड हार्मोन का अंतंत्र ये याद कर लो। देखो मैं कैसे याद करता हूँ, कैल्सीटोनिन, नीन मतलब कम करना चाह रहा है। ये क्या कम करने जा रहा है? ब्लड में कैल्शियम को कम करना चाहता है। जबकि पैराथायरॉइड हार्मोन उसका उल्टा, कैल्शियम को बढ़ाना चाहता है ब्लड में। तो ही अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है तो पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर ब्लड का भी कैल्शियम बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात, इसका 2 यूज है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए, और एक हाइपर कैल्सीमिया को ठीक करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? जो सब में होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। और देखो ये लेवल वाइज है, हार्ट से चालू करो, हार्ट बर्न, ईसोफेजाइटिस, और उसके नीचे आ जाओ पेप्टिकल से, सिंपल। तो नोजिया वोमिटिंग याद हो गया, और डायरिया जोड़ लो एक साथ में, और एक ग्रुप में ये जोड़ लो, क्या? हार्ट बर्न, ईसोफेजाइटिस और पेप्टिकल से। अब ड्रग्स क्या देना है? तो ड्रग्स देना है ड्रोन, सारे ड्रोन से जुड़े हुए हैं। तो देखो ड्रग्स का नाम कैसे याद करना है? पेजेट डिजिट सुने होगे तुम लोग, तो देखो पेजेट। तो पेजेट के अंदर क्या? पी से आ गया पेमीड्रोनेट,
ए से आ गया एलेंड्रोनेट, जेड से आ गया जोलेंड्रोनेट, ई से आ गया एटीड्रोनेट, टी से आ गया टिलूड्रोनेट, ठीक है ना। तो क्या है पे ए जेड ई टी, पी से क्या हुआ पेमिड्रोनेट, ए से एलेंड्रोनेट, कुछ नहीं याद है ना तो एलेंड्रोनेट याद कर लेना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलेंड्रोनेट और जोलेंड्रोनेट याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो एलेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट, एटीड्रोनेट और टिलूड्रोनेट ये सब होता है। तो बस ये मेरे हिसाब से तो बस ये याद करूँगी कि मैं अभी इतना ही याद करूँगा, एलेंड्रोनेट और जोलेंड्रोनेट, सिंपल। तो ये अपना क्या हुआ बिसफॉस्फोनेट, समझ में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल का कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनिबिट करवा रहा है, तो उसके कारण वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, तो खत्म। अब अपन लोग देखते हैं दो छोटे छोटे ड्रग्स है, जैसे अपन लोग 20 से तो याद कर लेते बिसफॉस्फोनेट, डेन से क्या याद किए थे डेनोसुमैब, मैब मतलब क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करें अटैक करेंगे किनको, ये कौन से सेल्स थे ऑस्टियोक्लास्ट सेल, तो उनको मतलब मार देंगे, तो इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन। साइड इफेक्ट क्या होगा, इनका काम क्या था बॉडी में कैल्शियम बढ़वा रहे थे ना ये रिजॉर्प्शन करा के, तो कैल्शियम कम हो सकता है, तो कम हो सकता है तो मसल पेन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन में ज़रूरत होता है और बैक भी मसल से ही बना, तो बैक पेन मसल पेन ये सब पाया जा सकता है साइड इफेक्ट इसका, सिंपल। और छोटे मोटे ड्रग्स क्या थे स्ट्रॉन्सियम रेनोलेट और कैल्सीटोनिन, तो स्ट्रॉन्सियम रेनोलेट भी वही कराता है इनिबिट ऑस्टियो, सबका काम वही है ऑस्टियो क्लास को इनिबिट कराना, तो ऑस्टियो क्लास को इनिबिट कराएगा तो बोन रिजॉर्प्शन खत्म होगा, सिंपल। तो ये क्लास समझ में आ गया जो कि बोन लॉस को इनिबिट करा रहा है, कैसे इनिबिट करा रहा है बाई इनिबिटिंग ऑस्टियो क्लास, सिंपल। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आ गए बिसफॉस्फोनेट, डेनोसुनमैब और स्ट्रॉन्सियम रेनोलेट। एग्जांपल क्या था ड्रोन से याद कर लो एलेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट, और इसमें तो डेनोसुनमैब याद ही करा, ये ड्रग का ही नाम है, और ये स्ट्रॉन्सियम रेनोलेट। चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या बोन फॉर्मेशन को बनवा रहा, बोन फॉर्मेशन करवा रहा हो, तो इसमें पता है मैंने थोड़ा डीप में बता दिया है ताकि आगे कोई अगर शॉर्ट नोट आ गया तो, वरना इसमें आपको सिर्फ नाम याद करने से काम हो जाएगा। तो क्या है पहला, आप खाने में क्या दे सकते हो कैल्शियम और विटामिन डी, तो चलो बोन हेल्थ को सपोर्ट कर रहा होगा। अब देखो अगर कैल्शियम ज़्यादा होता है ना तो उसके कारण अपने अंदर एक्सेस कैल्शियम हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये रटने वाली चीज़ें तो इसको समझ लो। तो कैल्शियम और विटामिन डी एक तो खाने में ले लिया अपन लोग, ठीक है। दूसरा क्या था टेरीपेराटाइड, टेरीपेराटाइड, ठीक है ना। कैल्सीटोनिन पता है दोनों ही ग्रुप में आता है, इसलिए मैंने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख सकते हो कहीं इधर भी लिख सकते हो, या तो वो बोन फॉर्मेशन भी सपोर्ट करता है और बोन को ये रोकता भी है, कैसे मैं बताता हूँ अभी देखो। तो देखो टेरीपेराटाइड जो है ना, टेरीपेराटाइड में क्या आ गया अपना ये बेसिकली ये है क्या टेरीपेराटाइड, ये पैराथाइरॉयड हार्मोन का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। तो अब आपने को समझना पड़ेगा कि पैराथाइरॉयड हार्मोन होता क्या है। तो देखो पैराथाइरॉयड हार्मोन मतलब करता क्या है, तो बेसिकली ये अपने ब्लड में कैल्शियम बढ़वाता है। अब कैसे बढ़वाता है देखो, बाई स्टिमुलेटिंग बोन का रिजॉर्प्शन बढ़वा देता है, जो अपन लोग को रोकना था ये, लेकिन ये उल्टा कराता है, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़वाता है, अभी समझेंगे कैसे हो रहा है। जीआईटी में भी यही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़वाएगा, भाई कैल्सीफिडॉल को कैल्सीट्रियाल में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जीआईटी से भी, किडनी से भी रिजॉर्प्शन बढ़ा रहा है, मतलब नेट नेट ब्लड में अपना कैल्शियम बढ़ाता है। अब देखो ये दोनों पार्ट में कैल्शियम बढ़ रहा है ना, ये इसको ओवरटेक कर देता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट दब जाता है, तो अपन लोग इसलिए टेरीपेराटाइड दे सकते हैं। पर ये कम दिया जाता है, कब दिया जाता है जब सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, तो इसलिए रिफ्रैक्टरी केसेज या फिर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में अपने को क्या ये देना होता है, ठीक है ना। क्या टेरीपेराटाइड, टेरीपेराटाइड है क्या बेसिकली रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ पीटीएच, कहाँ कहाँ काम कर रहा है किडनी पे, जीआईटी पे और बोन पे, और नेट नेट अपने ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़वाता है। लास्ट में कैल्सीटोनिन देख लेते हैं, ये इसी के अंदर आता है, इसके अंदर कैल्सीटोनिन। तो देखो कैल्सीटोनिन क्या करा रहा है नेजल स्प्रे, बेसिकली नेजल स्प्रे के फॉर्म में आता है, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट होता है ना नेजल इरिटेशन करा सकता है। तो ये क्या कराता है वही उसी की तरह, यहाँ पे अपन लोग का ये आया था ना ये और ये, वो उसी को बस बीच में से पेट हटा दो, तो यहाँ पे कैल्सीटोनिन क्या किडनी पे काम करेगा और इसका उल्टा काम करेगा, इनिबिट रिजॉर्प्शन और इनिबिट बोन रिजॉर्प्शन, बेसिकली ब्लड का कैल्शियम घटाने का काम करता है कैल्सीटोनिन, ठीक है ना। तो देखो तो फिर इसको देख क्यों रहे हैं अपन लोग, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोन रिजॉर्प्शन को इनिबिट करा रहा है, तो वही ये अपना बोन लॉस को प्रिवेंट करा रहा है ना, तो वही इसके अंदर आता है। इसको बल्कि मेरे को एडिट ही कर देना चाहिए, रुक जाओ, यहाँ पास से मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ लगे हाथ, हाँ, और आपका ये इरेज कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है ना। तो ये अपना चौथा बन गया, चौथा ड्रग इसके अंदर आ गया, इसके अंदर क्या क्या आ गया कैल्शियम और विटामिन डी और टेरीपेराटाइड। अब लास्ट में अपना क्या है एस्ट्रोजन रिलेटेड, तो एस्ट्रोजन रिलेटेड में क्या क्या आ जाएगा, अपन लोग पढ़ के अभी स्पर्म याद किए थे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी याद किए थे ना, तो देखो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एसईआरएम, तो ये इसमें पता है ये पूरे पार्ट में एक तो ये खुद 10 नंबर या 8 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में ये जो बिसफॉस्फोनेट है ये एक शॉर्ट नोट बन सकता है, और एसईआरएम ये एक शॉर्ट नोट बन सकता है। तो इनको अच्छे से, इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन इस वीडियो से निकल सकते हैं। तो एस्ट्रोजन रिलेटेड देखते हैं, तो एस्ट्रोजन रिलेटेड में 2 पार्ट था अपना, एक स्पर्म था इसमें सर्म और एक हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो देखो सर्म क्या है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसका नाम ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है, पर ये ना अलग अलग एक्शन अलग अलग टिश्यू पे डिपेंडेंट मॉड्यूलेट हो जाता है, मतलब किसी टिश्यू में
प्लस एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाएगा, मतलब एस्ट्रोजन के जैसा दिखाएगा, कहीं कहीं पे एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए इसको सिलेक्टिव कहा गया, टिश्यू पे जाके बदल जाता है, मॉड्यूलेट कर देता है उसको, सिंपल। तो इसके अंदर ना दो चीज़ आता है, एक टेमोक्सीफेन, इसको मैं ट्रिक नहीं दूंगा, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, टेमोक्सीफेन और एलॉक्सीफेन, जो फेन ही है दोनों में। तो देखो बेसिकली ये ई आर मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट, ई आर मतलब क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट कैसे दिखा रहा होगा, तो इसमें ना ये डायग्राम याद रखो, दोनों में नेट नेट सेम ही डायग्राम है, एक दो का आगे पीछे है। तो देखो टेमोक्सीफेन क्या करता है, उसका बहुत जगह एस्ट्रोजन के जैसा इफेक्ट होता है और कहीं कहीं एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट कहाँ पे होता है, ब्रेन कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर सेल्स पे, ठीक है ना। तो उनके ट्यूमर सेल्स का साइज को घटा देता है, सिंपल। तो ये ब्रेस्ट पे एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा ना तो ब्रेस्ट कैंसर का साइज बढ़ता है, लेकिन ये उसका उल्टा काम कराता है, ये साइज को घटवाता है। और एस्ट्रोजन जैसा क्या क्या काम कराता है, तो देखो बोन पे एस्ट्रोजन क्या करा रहा था, अपना ऑस्टियोक्लॉस का दवा आ रहा था, तो उसके कारण से रिऑप्शन घट रहा था, तो वही बोन पे एंटी रिऑप्टिक इफेक्ट दिखा रहा है, इसलिए अपन लोग ये दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और क्या क्या है, प्लाज्मा में ये क्या कराता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, तो इससे अच्छी बात है ये। और एंडोमेट्रियम में क्या कराता है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है ना। इन डायग्राम्स को याद रखो। तो यहाँ पे ब्रेस्ट आता है और इसमें ये तीन डायग्राम आते हैं, एंडोमेट्रियम, बोन और प्लाज्मा, सिंपल। तो देखो ये हो गया, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर लास्ट में इनके यूज और एडवर्स इफेक्ट साथ में पढ़ लेंगे। तो अपना टेमोक्सीफेन कहाँ पे, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट कहाँ दिखा रहा था, ब्रेस्ट पे, और ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट कहाँ का दिखा रहा है, एंडोमेट्रियम, बोन और प्लाज्मा। अब जैसे यहाँ पे आएंगे ना, तो अपन लोग जब रिलॉक्सीफेन पढ़ेंगे तो एंडोमेट्रियम को उठा के इधर ले आओ, तो देखो एंडोमेट्रियम इधर आ गया, और देखो इधर, तो जहाँ से इधर आ गया तो कुछ बैलेंस करने के लिए लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पीली जो अपनी ग्लास थी उसके साथ साथ एक लाल ग्लास को भी ले आओ, ठीक है ना। तो क्या क्या हो रहा है देखो, ब्रेस्ट पे सेम काम कर रहा होगा एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, मतलब क्या, ब्रेस्ट के कैंसर के ट्यूमर सेल्स का साइज घटा रहा होगा, सिंपल। एंडोमेट्रियम पे उल्टा चल रहा होगा, वहाँ पे एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन करा दे रहा था, ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं कराता है, ठीक है ना। साथ में वहाँ पे बोन का एंटी रिडक्टिव इफेक्ट था, यहाँ पे भी सेम है, बोन का एंटी रिडक्टिव इफेक्ट है। वहाँ पे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल घटा रहा था, यहाँ पे भी प्लाज्मा में ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाता है। साथ में एक नया लाल कलर की शीशी आ गई, ये क्या कराता है, ब्लड में अगर ये एस्ट्रोजन वाला काम करा के वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ा देता है, ये बस दिक्कत आ गई, ठीक है ना। तो देखो, तो इसका यूजेस क्या क्या होगा, देखो ब्रेस्ट कैंसर का साइज घटा रहा था, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में दे सकते हैं, साथ में इसका एंटी रिडक्टिव इफेक्ट था, इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होगा, तो देखो एडवर्स इफेक्ट, देखो ये एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करा रहा है ना टेमोक्सीफेन, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रोलिफरेशन करा दिया तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांस है। दूसरा हॉट फ्लैशेज, ये तो सिंपल होता है। और वीनस थ्रोम्बोसिस कैसे, यहाँ पड़ गया ना ब्लड में, वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ा रहा है, तो वो तो नेट नेट यूजेस इसका क्या हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। और एडवर्स का इफेक्ट क्या हुआ, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन के कारण एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, फ्लशेज और वीनस थ्रोम्बोसिस, सिंपल। तो ये अपना हो गया SCRM, दो ड्रग पढ़े, कौन कौन सा, टेमोक्सीफेन और एलॉक्सीफेन। उनको कैसे दो पार्ट में बांटे, या तो एंटी एस्ट्रोजेनिक और एस्ट्रोजेनिक। एंटी एस्ट्रोजेनिक में दोनों ही कॉमन है, ब्रेस्ट इधर के पे क्या आ गया था, बोन, और प्लाज्मा तो दोनों में ही कॉमन है, क्या है, एंडोमेट्रियम यहाँ था, इसको उठा के इधर ले आया तो यहाँ पे ब्लड लिया है, सिंपल। हार्मोन रिप्लेसमेंट मतलब क्या, आपको बाहर से एस्ट्रोजन सप्लाई कर दो, क्योंकि अपने पोस्ट मेनोपॉजल में वही ना एस्ट्रोजन ही तो कम हो रहा था। तो दिक्कत क्या है, एस्ट्रोजन देने से ना साइड इफेक्ट क्या हो सकता है आपको, ब्रेस्ट पे वही एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, तो क्या है, ब्रेस्ट का ट्यूमर साइज बढ़ाने का चांस है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकता है, क्योंकि देखो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट के अंदर देखे थे ना अपन लोग, ये वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो वही ब्लड क्लॉट का रिस्क हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकता है, उस कारण से ब्रेस्ट कैंसर का, अगर हम लोग ज़्यादा एस्ट्रोजन दे दिए तो। बस, तो ये इतना ड्रग्स हो गया। तो अपन लोग क्या क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन देखे, कॉज देखे, ड्रग्स देखे, उसके 3 क्लासेस देखे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली 2 सेल्स को देखे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जा रही है, कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हो रहा है, WHO, रिस्ट, हिप और ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा। कॉज में अपन लोग 2 चीज़ देखे, एक बुढ़ी आंटी का फोटो और एक बड़ा वाला एरो। बुढ़ी आंटी का फोटो मतलब क्या, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और ओल्ड एज, और ये हाइपर से क्या याद कर लिया, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। ड्रग्स में अपन लोग 3 देखे, क्रॉस से याद किए, स्टॉप ब्राउन लो, स्टिक से याद किए, सपोर्ट बोन फॉर्मेशन, और लड़की वाले साइन से याद किए, एस्ट्रोजन का रिप्लेसमेंट करा दो, एस्ट्रोजन से रिलेटेड होगा कुछ। तो ये बोन लॉस वाले में क्या याद कर लिए, बिस्फॉस्फोनेट, डेनोसुमैब और स्ट्रॉन्सियम रेलिनेट। बोन फॉर्मेशन वाले में कौन कौन याद किए, सिंपल वाले, कैल्शियम और विटामिन डी। और टाइड से याद कर लिए, टेरिपेराटाइड। और अपने SCRM में अपन लोगों ने क्या, ये एस्ट्रोजन रिलेटेड में क्या याद कर लिए, एक SCRM और एक हार्मोन रिप्लेसमेंट, सिंपल। चलो इतना ही।